Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. UV Educational Center में T.S. Eliot के लेसन्स चल रहे हैं और इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट हमारा आज का लेसन है. शायर की ला शख्सियत, उसकी शख्सियत का उससे ताल्लुक़ ना होना. क्वेश्चन जिसमें देख लेते हैं. और T.S. Eliot के बारे में हम जानते हैं कि ये अमेरिकन बोर्न ब्रिटिश पोइट हैं और इन्होंने जो अपना ऐसे लिखा है ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उसके उन्होंने 3 पार्ट्स किए थे. पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें उन्होंने ट्रेडिशंस के बारे में बताया है और अब हम सेकंड पार्ट पर हैं. ये जो उनका कॉन्सेप्ट था इम्पर्सनैलिटी ऑफ अ पोइट, और फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें डिस्कस करके दिया सेंस ऑफ ट्रेडिशन. इसके बाद हमारा सेकंड है और फिर उन्होंने इसका कंक्लूजन दिया था अपने इस बुक में. क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई डज टी.एस. एलियट यूज द एनालॉजी ऑफ द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा मादा है जो अपनी मौजूदगी से केमियाई अमल के रद्द अमल में इजाफा कर देता है. अगर हम देखें तो कैटलिस्ट एक ऐसी, अगर किसी माचिस की तीली को देख लें, उसके ऊपर कुछ केमिकल लगा होता है, बिल्कुल ड्रॉप सा होता है, और वो ड्रॉप सा केमिकल जब रगड़ खाता है तो उसमें रिएक्शन होता है और आग निकल आती है, और उस ज़रा सी तीली से बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है, बहुत से नुकसानात हो सकते हैं. उससे आग रोशन हो सकती है जो कई चीज़ों को फ़ायदा भी दे सकती है, नुकसान भी दे सकती है. लेकिन ये कैटलिस्ट की ममासलत देते हैं, ये उस मादे की ममासलत देते हैं जो शायर अगर ये मादा अपने अंदर अख्तियार कर ले तो उसकी शायरी में रूह फूंकी जा सकती है. एनोलॉजी होता है ममासलत. द रोल ऑफ द पोइटिक माइंड इन द एक्ट ऑफ क्रिएशन. एक्ट ऑफ क्रिएशन, जब वो कोई चीज़ ईजाद करने जा रहा है तो उसमें शायर के दिमाग का क्या किरदार है. हाउ एप्रोप्रिएट इज़ दिस कंपैरिजन. क्या ये मुनासिब मुआजना है इन योर ओन व्यूज़. ये 2012 का पेपर है जिसमें वो आपकी डिस्कशन मांग रहे हैं. इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री एक्सप्लेन. क्वेश्चन 2 इज सिंपल. आंसर में बता रहे हैं टी.एस. एलियट सेज, वो कहते हैं दैट द आर्टिस्ट, एक जो फनकार होता है, मस्ट कंटिन्यूअली सरेंडर हिमसेल्फ, वो अपने आप से मुसलसल सरेंडर रखे, अपने हथियार मुसलसल डाली रखे, टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए, विच इज़ मोर वैल्यूएबल देन हिम, ऐसी चीज़ जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है उसकी अपनी ज़ात से. सच एज द लिटरेरी ट्रेडिशंस, और ये हैं अदबी रिवायात. He must allow his poetic sensibility, वो अपनी शायराना समझबूझ को ये इजाज़त देनी चाहिए, उसे अपनी शायराना समझबूझ को इजाज़त देनी चाहिए, और मस्ट यानी ज़रूर देनी चाहिए, टू बी शेप्ड एंड मॉडिफाइड, कि वो तरमीम भी करे और उसकी एक शक्ल सूरत भी बनाए, बाय द पास्ट, माजी से हासिल करके. He must continue to acquire the sense of tradition, उसे अपनी सेंस ऑफ ट्रेडिशन, रिवायतों को समझने की हिस्स को हासिल करना चाहिए थ्रू हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में. इन द बिगनिंग, शुरू में, हिज सेल्फ, जो उसका अपना आप होता है, एंड हिज इंडिविजुअलिटी, और उसकी अपनी जो इनफरादियत होती है, मे असर्ट इटसेल्फ, शायद इसका वो दावा करता है स्टार्टिंग में, बट एज हिज पावर मैच्योर, लेकिन जो ही वो मैच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है, ही शुड रिक्वायर ग्रेटर एंड ग्रेटर एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी, तो उसे हासिल करना चाहिए अपनी ज़ातियात का, अपनी शख्सियत का फना होना, मिटना, अपनी ज़ातियात और शख्सियत को मिटा दे, एक्सटिंक्शन, फना कर दे, मिटा दे अपने आप को, और माजी में खो जाए और दूसरों से हासिल करे. ही एक्वायर्स ग्रेटर एंड ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी, तो उसे हासिल क्या करना है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी, बैरूनी मौज़ूआत, अपनी ज़ात के बारे में नहीं लिखना है, खारजी और बैरूनी चीज़ों के बारे में लिखना है. हिज इमोशंस, जो उसके जज्बात हैं, एंड पेशंस, और उसके एहसासात, उसके इमोशंस एंड पेशंस, एहसासात और जज्बात जो हैं, बिकम डिपर्सनलाइज्ड, तो वो क्या हो जाएंगे, अदम शख्सियत बन जाएंगे, उसकी शख्सियत से निकल जाएंगे. ही बिकम्स एज इम्पर्सनल, तो वो ऐसे इम्पर्सनल हो जाएगा, ऐसे ला शख्सियत बन जाएगा जैसा कि, एंड ऑब्जेक्टिव एज अ साइंटिस्ट, जैसे कि एक साइंटिस्ट है. द पर्सनालिटी ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की जो शख्सियत है, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी कोई अहमियत नहीं है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हिज सेंस ऑफ ट्रेडिशन, ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है, उसकी रिवायात को समझने की हिस्स. अ गुड पोएम इज़ अ लिविंग होल ऑफ ऑल द पोइट्री, एक अच्छी नज़म शायरी में जान डाल देती है. दैट हैज़ एवर बिन रिटन, जो कि कभी लिखी गई है, कभी लिखी गई हो,
ऐसी पोएम वो शायरी में जान डाल देती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एलियट के मुताबिक अ पोएट मस्ट फॉरगेट हिज पर्सनल जॉयज एंड सॉरोज। एक शायर को अपनी ज़ाती खुशियाँ और ज़ाती गम भूल जाने चाहिए एंड बी एब्जॉर्ब्ड और जज़ब कर ले इन एक्वायरिंग हासिल करने के लिए अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मस्ट एक्सप्रेस और बयान करे उसको इन हिज पोइट्री। इसको बयान करे किसको? द सेंस ऑफ ट्रेडिशन को बयान करे अपनी पोइट्री में। दस द पोएट्स पर्सनालिटी इज मियरली अ मीडियम। मीडियम को अगर हम लें तो ये एक जरिया है। बस पोइट की पर्सनालिटी क्या है? सिर्फ वो एक जरिया है शायरी लोगों तक पहुंचाने के लिए और लिटरेचर में खिदमत करने के लिए। एक मीडियम है, बस एक जरिया है, एक औसत दर्जे की ही उसकी शख्सियत रह गई है। हैविंग द सेम सिग्निफिकेंस एज अ कैटालिटिक। कैटालिटिक वही मादा अमलंगेज जो रद्द अमल पैदा करता है, उसकी हैसियत एज अ कैटालिटिक की है। ये जो ऊपर आया है एज अ साइंटिस्ट, ये वो हमें उन्होंने बजाते खुद मिसालें दी हैं और ये हमें लिखनी चाहिए। एजेंट है, एक ऐसे कारिंदे हैं जो कैटलिस्टिक का एक मादे का काम कर रहे हैं, एक अमल अंगेज मादे का काम कर रहे हैं, और आ रेसिप्टिसल या एक वो जहीरे का काम कर रहे हैं, इश्तियाली जहीरे का काम कर रहे हैं। इन विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा मादा जिसके अंदर कोई भी रद्द अमल, कीमियाई रद्द अमल रूनुमा होता है। देन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द एसे, पहले पार्ट में उन्होंने सेंस ऑफ ट्रेडिशन की बात की, अब सेकंड पार्ट में वो क्या बात कर रहे हैं? द एलियट फॉर द डिवेल्प्स हिज थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। अब वो अपनी कौन सी नजरिए को पेश करते हैं? लाशख्सियत शायरी की लाशख्सियत जो शायर ने अपना ली है। ही कंपेयर्स द माइंड ऑफ द पोइट, शायर के दिमाग को वो मुआजना करते हैं, उसके बरअक्स वो कहते हैं टू अ कैटलिस्ट। उसका दिमाग एक ऐसा मादा है जो अमल अंगेज मादा है, शायर का दिमाग है। एंड द प्रोसेस ऑफ द पोइटिक रिशम, और ये किसमें है? ये जो शायराना तख्लीक के मरहले में शामिल है। टू द प्रोसेस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और ये कहाँ तक रहता है? कीमियाई रद्द अमल तक ये मरहला रहता है। एज जस्ट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्ले, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, जो ही केमिकल रिएक्शन रूनुमा होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट अलोन, और कैटलिस्ट बस अकेला ही होता है जो आता है तो केमिकल रिएक्शन रूनुमा हो जाते हैं। द पोइट्स माइंड, जो शायर का माइंड है, उसका दिमाग है, इज आल्सो द कैटालिटिक एजेंट। उसका दिमाग भी ऐसा एजेंट है जो एक ऐसे मादे का काम करता है, अमल अंगेज बना दे जो किसी चीज को, एक ऐसा एजेंट है। फॉर कंबाइनिंग डिफरेंट इमोशंस इनटू समथिंग न्यू, जो कंबाइन करता है, जो मजमुआ बना देता है, जमा कर देता है अपने तमाम इमोशंस को एक नई चीज़ बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिसाल के तौर पे देखें, देयर इज अ जार कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। एक जार है और उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन, वो हवा जो मौजूद होती है, हवा में जो गैस मौजूद होती है वो ऑक्सीजन होती है। और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड क्या है? एक बेरंग गैस है जो पानी में हल हो जाती है, लेकिन सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड से दम भी घुट जाता है। अब ये जब दोनों गैसेस हैं ये कंबाइंडिंगली जमा हो जाती हैं, क्रिएट सल्फ्यूरियस एसिड, तो ये क्या बना देती हैं? गंधक का तेज़ाब बना देती हैं। ये दोनों चीज़ें सल्फ्यूरिक एसिड बना देती हैं, और ये ऐसा तेज़ाब है जो कीमियाई और सन्नतकारी में इस्तेमाल होता है। पार्ट्स वगैरह को पॉलिश करने के काम आता है, उनकी मैल वगैरह उतारने के काम आता है। बजाते खुद जो है ये कंपनीज इसको यूज़ करती हैं अपने पार्ट्स को शो करने के लिए, और मैंने ये उसे देखा भी है। तो ये बहुत शाइन दे देता है अगर इसमें पार्ट्स कुछ धुल जाएं और उसके बाद उन्हें पोटाशियम और वाटर और सिंपल पानी से निकाला जाए, तो कास्टिक सोडे से धोया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड से धोने के बाद, तो पार्ट्स में शाइनिंग आ जाती है। ओनली व्हेन अ फाइन फिलामेंट ऑफ प्लेटिनियम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ जार। अब तो इंट्रोड्यूस क्या होती है जार के ऊपर? एक फाइन बारीक तय प्लेटिनियम की नुमाया हो जाती है जार पे। एक जार है, जैसे आप ले लें पुराने जार होते थे, अब तो सिल्वर आ गया है, तांबे के जार जो होते थे। अब तांबे के जार पर अगर मैल बैठी है ना, तो ये जो दोनों केमिकल हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फ्यूर डाइऑक्साइड, दोनों मिलकर जब सल्फ्यूरियस
एसिड बना देते हैं, तो उस जार को अगर हम उसमें वॉश करते हैं ना, तो क्या इंट्रोड्यूस होता है, प्लेटिनियम इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक धात इंट्रोड्यूस हो जाती है जो उस जार को देखने के काबिल बना देती है। और ये तजर्बाती तौर पर बिल्कुल ठीक है और ये इन्होंने बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल दी है। The combination takes place only in the presence of the pieces of platinum। ये सिर्फ प्लेटिनियम के टुकड़ों के ऊपर ही ये कम्बिनेशन नुमाया होता है। ये जो मजमुआ है, ये जो मैल उस पे लगा हुआ था, जार के ऊपर जो मैल लगा था तो उतर गया, तो प्लेटिनियम नीचे से निकल आया। दिस मेटल इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। लेकिन ये जो मेटल था ये खुद तो किसी तब्दीली से नहीं गुजरा, उसकी जार की शक्ल तो जार की रही, हालांकि वो तेजाब में धुला, लेकिन वो तो नहीं मेल्ट होकर ग्लास बन गया या अपनी शेप लॉस्ट कर बैठा, ऐसा नहीं हुआ। इट रिमेन्स इन अर्थ, वो साकिन ही रहा है, न्यूट्रल रहा है, बेताल्लुक रहा है एंड अनइफेक्टेड रहा है और उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर शायर भी एक ऐसा ही जार है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड से धोते हैं या उसमें कुछ कैटलिस्टिक केमिकल करते हैं तो शायर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो नई चीज़ें ईजाद करने में कामयाब हो जाता है। हेंस द माइंड ऑफ द पोइट इज़ लाइक द कैटालिटिक एजेंट। और ऐसे ही शायर का दिमाग एक कैटालिटिक एजेंट है, ऐसे मादे जैसा है जो केमियाई अमल के रद्द अमल में इजाफा कर देता है। नो इट इज़ नेसेसरी फॉर कंबाइनिंग द इमोशनल्स एंड एक्सपीरियंस टू टेक प्लेस। सो लिहाजा क्या ज़रूरी है कि हम जज्बात और एहसासात को इकट्ठा कर लें। Yet itself does not undergo any change during the process of poetic combination। लिहाजा ये बजाते खुद अगर पोइटिक कम्बिनेशन होता है, मजमुआती तौर पर कुछ तब्दीली आती है, तो ये उससे बजाते खुद नहीं गुजरता। itself does not undergo, खुद नहीं गुजरता any change, किसी तब्दीली से during the process of poetic combination। जब शायरी आप लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आपने एक प्रोसेस करना होता है, आपकी उस वक्त प्लेटिनियम की जो तय है, वो जो खूबसूरत तय आपके ऊपर आती है, वो आपको इंट्रोड्यूस करवा देती है, एक नज़म इंट्रोड्यूस करवा देती है, एक पोइट्री की नई शेप इंट्रोड्यूस करवा देती है, अच्छे अल्फाज इंट्रोड्यूस करवा देती हैं। द माइंड ऑफ अ पोइट कॉन्स्टेंटली मुसलसल फ्रॉम इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, और उसके तजर्बात और एहसासात ही उसको ये मुसलसल दिखाते हैं इनटू न्यू होल्स, एक नई तरह से। बट दिस न्यू कम्बिनेशन डज नॉट कंटेन्स इवन अ सिंगल ट्रेस ऑफ द पोइट्स माइंड। लेकिन ये जो नया कम्बिनेशन है, ये जो दोनों गैसेस का बना है, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फ्यूरिक एसिड जो बन गया है, उससे जो प्लेटिनियम की उस पर जो तय आ गई है, ये बजाते खुद कुछ नहीं रखती है नक्श, इसका अपना कोई नक्श नहीं है पोइट के माइंड के ऊपर, लेकिन उसने ऊपर से उसकी इन्वर्ट कर दिया, उसको साकिन कर लिया और उसके मैल उतार दी, उसको एक नए जार की खूबसूरत तय में पेश कर दिया पोइट के दिमाग को। और कौन सी थी ट्रेस ऑफ प्लेटिनियम, वो कौन सा उस पे नक्श था, उस पे नक्श हो गया प्लेटिनियम। जस्ट एज द न्यूली फॉर्म्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये बना है द गंधक का तेजाब, डज नॉट कंटेन एनी ट्रेस ऑफ प्लेटिनियम, लेकिन उसने उस प्लेटिनियम पर, उस प्लेटिनियम भी एक सफ़ेद कीमती धात होती है, उस पर उसने कोई अपना नक्श नहीं छोड़ा है, बल्कि उसको खूबसूरत कर दिया है। इन द केस ऑफ अ यंग हमने यहाँ से तो चेंज ही नहीं किया इसे, चलिए आप लोगों के पास बुक्स है ना, अब हम यहाँ पर हैं, पैराग्राफ के लास्ट में है तकरीबन। इन द केस ऑफ अ यंग एंड इमेच्योर पोइट, अब ये जो इमेच्योर और यंग पोइट्स हैं, ये पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन के पास हैं हम। ये न्यू पोइट्स अगर जो होते हैं, हिज माइंड, हिज पर्सनल इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, उनके दिमाग, उनकी ज़ाती तजर्बात, उनके ज़ाती एहसासात में फाइंड सम एक्सप्रेशंस ऑफ हिज कंपोजिशन क्या है, इस तरतीब से वो में भी कुछ एक्सप्रेशंस पाले, कंपोजिशन, इस तरतीब से वो कुछ पालेंगे। क्या पालेंगे, एक नया चेंज पालेंगे, उनके दिमाग में एक नई चीज़ आ जाएगी और वो एक नए एहसास के साथ अपनी पर्सनालिटी को भूल कर काम करेंगे। बट एलियट सेज, लेकिन वो क्या कहते हैं, दे आर मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, अगर आर्टिस्ट ज़्यादा मुकम्मल हो जाता है, द मोर कम्प्लीटली, ज़्यादा बाज़ाब्ता हो जाता है, दमाम हो जाता है, सेपरेट इन हिम, तो उसमें अलग हो जाता है, विल बी द मैन, तो वो आदमी होगा हु सफ़र्स, जो कि मुब्तला होता है, एंड द माइंड विच क्रिएट्स, और उसका दिमाग है जो कोई चीज़ क्रिएट करेगा, उसका दिमाग ही किसी ना किसी चीज़ को
सामने लेकर आएगा। द टेस्ट ऑफ द मेच्योरिटी, अब ये हमारी मेच्योरिटी जो समझ बूझ का जो टेस्ट है वो क्या है, ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ द कंप्लीटनेस, उसका जो टेस्ट है वो ये है कि वो मुकम्मल हो विद किसके साथ, विच हिज माइंड डाइजेस्ट, जिसको उसका दिमाग डाइजेस्ट कर दे, समझ ले, उसका दिमाग मर्तब करे, संभाले, सुधारे, एंड ट्रांसम्यूट्स, और उसकी माहियत बदल दे, उसकी हालत बदल दे, द पेशेंस, उस जज्बात की हालत बदल दे और उनको सुधार दे, तो वो आर्टिस्ट मुकम्मल हो जाता है। विच फॉर्म द सब्सटेंस ऑफ द पोइट्री, और किस में ये दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है, इसका सब्सटेंस, इसका लुबे लुबाब, इसका असल, इसका मादा हमें कहाँ नज़र आता है, उसकी शायरी में। द मैन सफ़र्स, आदमी मुब्तला होता है, सच एज हिज एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात से, पर इट इज़ हिज माइंड, जो उसका दिमाग है, विच ट्रांसफॉर्म्स, जो कि बदलता है, ट्रांसफॉर्म्स करता है, तब्दील करता है, एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात, इनटू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, किसी नई और मुख्तलिफ चीज़ में। दस पर्सनालिटी, अब ये जो पर्सनालिटी है ऑफ द पोइट डज नॉट फाइंड फ्री, वो फ्री नहीं होती, फ्री प्ले नहीं करती, आज़ादाना ताल्लुक़ नहीं रखती और एक्सप्रेशंस और जो उसके तासुरात होते हैं ऑफ हिज पोइट्री, उसकी शायरी के। इट एक्ट्स लाइक अ कैटालिटिक, ये एजेंट, ये कैटालिटिक एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, एक ऐसा एजेंट जो अमल अंगेज भी फैला देता है, वो करिंदा बन जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ पोइटिक कंपोजिशन, पोइटिक की कंपोजिशन में, पोइटिक की तरतीब में, पोइटिक को सामने पेश करने के अमल में। एलियट सेज, वो क्या कहते हैं, दैट द एक्सपीरियंस, ये जो तजर्बा होता है, विच एंटर द पोइटिक प्रोसेस, जो कि हमें शायराना मराहिल में दाखिल करता है, मे बी ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के हो सकते हैं। दे आर इमोशनल एंड फीलिंग, इमोशंस एंड फीलिंग्स, और वो दो कौन है, एक है इमोशंस है, जज्बात, और दूसरा एहसासात। पोइट्री में बी कंपोज्ड आउट ऑफ इमोशंस ओनली, शायरी सिर्फ जज्बात से निकल सकती है, आउट ऑफ फीलिंग्स ओनली, सिर्फ जज्बात से भी निकल सकती है और सिर्फ एहसासात से भी निकल सकती है, और आउट ऑफ बोथ, या दोनों से हो सकती है। टी.एस. एलियट हियर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि वो यहाँ पर शिनाख्त कर रहे हैं इन दोनों की, कौन से दोनों की शिनाख्त कर रहे हैं, एहसासात की और जज्बात की, इन दोनों को वो समझा रहे हैं। बट ही डज नॉट स्टेट, लेकिन वो बयान नहीं करते, व्हाट दिस डिफरेंशिएट इज़, ये इन दोनों में फ़र्क है क्या। A.G. जॉर्ज सेज, ये एक और क्रिटिक हैं जिन्होंने T.S. एलियट की बुक पे अपने तासुरात दिए हैं। नोवेयर, कहीं नहीं, एल्स इन हिज राइटिंग, उसकी राइटिंग में कहीं भी नहीं, इज़ दिस डिस्टिंक्शन, ये फ़र्क मेंटेन्ड, बरकरार रखा, उसकी राइटिंग में कहीं भी ये फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। नीदर डज ही एडिक्वेटली, अलबत्ता एडिक्वेटली, मुनासिब तौर पर, पूरे तौर पर, डिस्टिंग्विश, अगर हम शिनाख्त करते हैं बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स, अगर हम इन दो अल्फाजों के, कौन से दो अल्फाज थे, इमोशंस एंड फीलिंग्स, अगर हम इन दोनों अल्फाज को देखते हैं तो हमें उनकी बुक में ये कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ये दूसरे क्रिटिक ने जिन्होंने उसकी बुक पढ़ी, उन्होंने इस पर अपने तासुरात का इजहार किया है। द डिस्टिंक्शन शुड देयरफॉर बी इग्नोर्ड, ये जो शिनाख्त है ना, डिस्टिंक्शन है, अलामत है, इसका फ़र्क है, इसको इग्नोर किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है, या इसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, शुड। नेक्स्ट, एलियट कंपेयर्स द पोइट्स माइंड, एलियट ने जो शायर का दिमाग है उसका मुआजना किया है टू अ जार और रेसिपिटेबल, एक जार के साथ और एक रेसिपिटेबल के साथ उन्होंने इसका मुआजना किया है, एक मादे के साथ। रेसिपिटेबल भी एक इश्तियाल है, ज़हीरा और मादा ही है, इन विच नंबरलेस फीलिंग्स, इमोशंस etc आर स्टोर्ड, जिसमें क्या पाई जाते हैं, इंसान के दिमाग में या जार में बेतहाशा जज्बात, एहसासात जमा किए जाते हैं। एंड दीज इमोशंस एंड फीलिंग्स रिमेन्स, और वही रहती हैं, देयर इन एन अंडर और अनऑर्गेनाइज्ड एंड कियोटिक फॉर्म, ये जो जज्बात और एहसासात होते हैं ये गैर मुनज़्ज़ब, बेतरतीब शक्ल में रहते हैं, कोयोटिक, अफरा तफरी के आलम में पड़े रहते हैं जज्बात और एहसासात। टिल ऑल द
पार्टिकल्स, ये जो सारे ज़रात होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ न्यू कंपाउंड, और इन सारे ज़रात को इसको एक नई शक्ल ना दे दी जाए, ये उसमें बेतरतीब पड़े रहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड गैर मुनज़्ज़म पड़े रहते हैं। पोइट्री इज़ ऑर्गेनाइजेशन rather than इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होता है किसी को मुतासर करना, ऑर्गेनाइजेशन होता है मुनज़्ज़म करना। बताना ये चाहते हैं कि शायरी जो है वो मुनज़्ज़म करना है इन ख़यालात का, इन इमोशंस का, इस सोच का, ना कि किसी को इंस्पायर करना, मुतासिर करना। And the greatest of the poem does not depend upon the intensity of emotions। अब ये शायर जो है उसकी नज़म की अज़मत इसमें नहीं है कि वो अपने जज्बात की शिद्दत के ऊपर इन्हिसार करे, but upon the intensity of process of poetic composition। लेकिन किस पर वो इन्हिसार करे? पोइटिक कंपोजिशन पर, शायराना कंपोजिशन पर, शायराना तरतीब पर। शायर का इन्हिसार इस पर होना चाहिए, ना कि शायर का इन्हिसार अपनी जज्बात पर होना चाहिए। प्रोसेस पोइटिक कंपोजिशन पर होना चाहिए। जस्ट एज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अंडर प्रेशर, जैसे कि दबाव डाला जाए किसी भी कीमियाई रद्द अमल के लिए तो वो रूनुमा होता है। एज आल्सो द इंटेंसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की, मुनज़्ज़म करने की, तंजीम बनाने की, शिद्दत करने की। तंजीम बनाना किसकी? जज्बात और एहसासात की शिद्दत के लिए। इज़ नीडेड फॉर अ फ्यूजन ऑफ इमोशंस, तो इसको फ्यूजन कहते हैं, पिघलाव करना या इम्तिजाज करना, दो चीज़ों को मिक्स कर देना। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इस प्रेशर केमिकल रिएक्शन के तौर पर सामने आए। एलियट सेज द मोर इंटेंस द पोइटिक प्रोसेस, ये जो ज़्यादा शिद्दत आती है शायरी के मराहल में, द ग्रेटर द पोएम, तो पोएम एक अजीम पोएम बन जाती है। ये हमारी कोटेशन है। द मोर इंटेंस, बहुत ज़्यादा शिद्दत आती है कब? व्हेन द पोइटिक प्रोसेस में उस वक्त शिद्दत आती है द ग्रेटर पोएम, तो क्या बन जाती है? एक ग्रेटर पोएम बन जाती है। He also says that there is always a difference between the artistic emotions and the personal emotions। अब जब शायर बनता है, आर्टिस्ट बन जाता है, एक आदमी फनकार बन जाता है, तो उसके जज्बात और उसके ज़ाती जज्बात में फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फेमस ओड टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स की जो ओड टू नाइटिंगेल है ऑफ कीट्स कंटेन अ नंबर ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा इसमें जज्बात दिखाए गए हैं, विच हैव नथिंग टू डू, जो कुछ नहीं करते विद द नाइटिंगेल के साथ, लेकिन उसे उसकी पर्सनालिटी को शो करवाते हैं। दस द पोइट हैज़ नो पर्सनालिटी टू एक्सप्रेस, लिहाजा शायर के पास कोई ज़ात नहीं है जिसको वो बयान करे। इज़ मेरली अ मीडियम, वो तो महज एक वस्त है, एक ज़रिया है, शायरी और नाइटिंगेल के दरमियान में बैठा हुआ है, मीडियम है, एक वस्त है उसके दरमियान में। शायर इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वो नाइटिंगेल के दरमियान और पोइट्री के दरमियान अपने आप को एज अ मीडियम शो कर रहा है, एक ज़रिया शो कर रहा है, एक रूहानी ज़रिया शो कर रहा है, मीडियम। इन विच इम्प्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, जिसमें तासुरात और तजुर्बात आर कंबाइंड, जुड़े हुए हैं, इन पेकुलियर अजीब, पेकुलियर बहुत डिफरेंट स्ट्रेंज टाइप में, एंड एक्सपेक्टेड वेज, और मुतवक्का तरीक़ों से। इम्प्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, तासुरात एंड तजुर्बात, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द मैन, जो आदमी के लिए बहुत खसूसियत के हामिल है, मे फाइंड नो प्लेस इन हिज ओन पोइट्री, उसकी अपनी शायरी में शायद इनकी कोई जगह ही नहीं। एंड दोज विच बिकम इम्पोर्टेंट इन द पोइट्री, और जो शायरी में अहम बन जाते हैं, मे हैव नो सिग्निफिकेंस, उनकी शायद कोई अहमियत नहीं है फॉर द मैन, आदमी के लिए। एलियट हैज़ रिजेक्ट्स करते हैं, किसको? इनकार करते हैं, रद्द करते हैं रोमांटिक सब्जेक्टिविज़म को आपने इस कोटेशंस को भी याद रखना है कि वो रोमांटिक दाखिलियत पसंदी, सब्जेक्टिविज़म होता है दाखिलियत पसंदी, ज़ात को दाखिल कर देना, इसको वो रद्द कर देते हैं। ही सेज, वो कहते हैं, डेट द इमोशन ऑफ द पोइट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल इमोशन ऑफ द पोइट, शायर के ज़ाती जज्बात से डिफरेंट है शायरी के जज्बात। His personal emotions may be simple or crude, ये simple और crude सेम मीनिंग्स है, सादा, उसके अपने ज़ाती तजुर्बात सादा हो सकते हैं।
शायद सादा हो सकते हैं, मे बी, बट द इमोशंस ऑफ हिज पोइट्री, लेकिन उसकी जो शायरी के जज्बात हैं मे बी कम्प्लेक्स, वो तो बड़े पेचीदा होंगे, एंड रिफाइंड, और उनको बेहतर करना पड़ेगा। एलियट थिंक्स, वो सोचते हैं, दैट इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द पोइट, शायर का ये काम नहीं है टू फाइंड न्यू इमोशंस, के नए नए जज्बात ढूंढता पड़े फिरेगा। ही मे एक्सप्रेस, वो बयान करे शायद ओनली ऑर्डिनरी इमोशंस, शायद वो मामूली मामूली जज्बात एहसासात को बयान करेगा, बट ही मस्ट इम्पार्ट टू देम, लेकिन उनसे वो क्या जाहिर करेगा, इम्पार्ट, या उनसे वो अलग हो जाएगा, अ न्यू सिग्निफिकेंस, उसको देगा नई अहमियत, एंड अ न्यू मीनिंग, और नया मीनिंग देगा उसे। इम्पार्ट हमारे पास टू मीनिंग में आता है, एक तो जाहिर करना और दूसरा लीव, छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर है कि उसने छोड़ना है कि अपनी ज़ातियात को अलग करना है, उसे लीव करना है, तो इम्पार्ट यहाँ अलग कर रहा है, उसको हासिल करने के लिए नए मानी और नई अहमियत। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी, और ये भी ज़रूरी नहीं है, डैट दिस शुड बी हिज पर्सनल इमोशंस, ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे उसके ज़ाती जज्बात हों। एलियट थिंक्स डैट इवन इमोशंस विच ही हैज़ नेवर पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, वो तजर्बात, वो एहसासात और जज्बात जो ज़ाती तौर पर उसने अभी उनको तजुर्बा नहीं किया है, उस ज़ाती तौर पर उन्हें जज्बात से नहीं गुजरा, कैन सर्व, पेश कर सकता है द पर्पस ऑफ पोइट्री, पोइट्री के मकसद के लिए वो उनको भी पेश कर सकता है, इवन वो उन तजुर्बात से उन जज्बात से ज़ाती तौर पर नहीं गुजरा। एलियट रिजेक्ट्स वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री, ये वर्ड्सवर्थ की थ्योरी जो है उसी को तो एलियट ने रिजेक्ट कर दिया है, उससे इनकार कर दिया। हैविंग इट्स ओरिजिन, और उनका असल ये था इन, जिसमें उन्होंने बताया था, इमोशंस रिकलेक्ट्स, इमोशंस जज्बात हमें याद कराते हैं, इन ट्रैंक्विलिटी, क्या याद करवाते हैं, खामोशी में याद आते हैं जज्बात, और सुकून हमें याद करवाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ज़ाती जज्बात को तो भूल ही जाओ। इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन, अगर हम प्रोसेस कंपोजिशन देखेंगे, इसको देखें, इस मरहले को अगर हम देखें, देयर इज़ नीदर इमोशंस, यहाँ ना तो जज्बात हैं, नॉर रिकलेक्शन, ना ही यादें हैं, नॉर ट्रैंक्विलिटी, और ना ही इसमें सुकून है, इनकी थ्योरी अगर देखते हैं। इन द पोएटिक प्रोसेस, अगर शायरी के ये मराहिल को देखें, देयर इज़ ओनली कंसंट्रेशन, यहाँ सिर्फ तवज्जो मरकूज़ की जाती है, ऑफ अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, तजर्बात पर, लातादाद तजर्बात पर, एंड अ न्यू थिंग, और उसमें जो नई चीज़ है, रिजल्ट फ्रॉम हिज कंसंट्रेशन, जो उस तवज्जो मरकूज़ कराने का नतीजा होता है उसको सामने लाया जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंसंट्रेशन, और ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो तवज्जो मरकूज़ करवाई जा रही है, शायराना तवज्जो जो हमने मरकूज़ की है इस मरहले में, इज़ नीदर कॉन्शियस, या तो हम बाखबर होते हैं, नीदर, ना हम बाखबर होते हैं, नोर डेलिब्रेट, और ना ही हम इसे जानबूझकर करते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, ना ही हमें खबर है और ना ही बाखबर है, ना ही हमने ये जानबूझकर ऐसा किया है पोएटिक कंसंट्रेशन को हासिल करने के लिए। इट इज़ अ पैसिव वन, ये बहुत आहिस्तगी से आता है, नो डाउट, कोई शक नहीं, देयर आर सर्टन एलिमेंट्स इन द पोएटिक प्रोसेस, बेतहाशा अनासिर हैं शायराना मरहलों में, विच आर कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, जो तो या तो बाखबर होते हैं या जानबूझ कर आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बैड पोइट, अच्छे और बुरे शायर में फ़र्क क्या है, डैट इज़ डैट अ बैड पोइट इज़ कॉन्शियस, वो वहाँ बाखबर होता है, वेयर ही शुड बी अनकॉन्शियस, जहाँ उसे बेखबर होना चाहिए, एंड अनकॉन्शियस, और वहाँ बेखबर होता है, वेयर ही शुड बी कॉन्शियस, और जहाँ उसे बाखबर होना चाहिए। इट इज़ दिस रॉन्ग काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, ये उसके शऊर की एक गलत किस्म है, विच मेक्स अ पोएम पर्सनल, जिससे इस नज़म, उसकी नज़में ज़ाती बन जाती हैं। वेयर एज मैच्योर आर्ट मस्ट बी इम्पर्सनल, ये हमारी कोटेशन है कि मैच्योर आर्टिस्ट और आर्ट कैसा होना चाहिए, ज़ातियात से अलग होना चाहिए। बट एलियट डज नॉट टेल, लेकिन वो ये नहीं बताते व्हेन अ पोएट शुड बी कॉन्शियस, कब एक शायर को बाखबर होना चाहिए, व्हेन नॉट, और कब नहीं होना चाहिए। दिस पॉइंट हैज़ बीन लेफ्ट वीग, ये मुबहम है, गैर वाजिया है, एंड इनडिटर्मिनेट, और गैर यकीनी बता दिया उन्होंने। एलियट के कंक्लूजन में क्या कहा है, पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस, पोइट्री हमारे जज्बात का एक लूज नहीं है, टर्निंग लूज नहीं है, वो ढीली ढाली उसी तरफ को नहीं जा रही जज्बात की तरफ, बट एन एस्केप, लेकिन ये तो फरार है फ्रॉम इमोशंस, जज्बात से फरार है। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशंस ऑफ पर्सनालिटी,
और ये हमारी ज़ात का तासुर नहीं देती, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, लेकिन हमारी ज़ात से फ़रार बताती है। द एलियट डज नॉट डिनाई इमोशंस, वो अलबत्ता वो जज्बात से इनकार नहीं करते। ही ओनली ट्राइज टू डीपर्सनलाइज, वो सिर्फ लाताल्लुक होने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? इमोशंस से। देयर शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी, वो कहते हैं हमारी ज़ातियात को उसमें मिटना चाहिए, पर्सनालिटी शख्सियत उसमें नज़र न आए। दिस इम्पर्सनालिटी कैन बी अचीव्ड, और ये इम्पर्सनालिटी ला शख्सियत हासिल की जा सकती है ओनली व्हेन द पोइट सरेंडर हिमसेल्फ, तब जब एक शायर अपने आप को सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर टू द वर्क, काम के लिए। डैट इज़ टू बी डन, और ये करना है। टू बी डन, ये अभी होना है। हमारे मिस्टर एलियट के दूसरे लेसन को हमने कवर कर लिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट अपॉन योर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।